जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके विद तरुण। आज की वीडियो में हम एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट 4 करवाने जा रहे हैं। ये प्रैक्टिस सेट आपका बिहार एसएससी इंटर लेवल पे जो वैकेंसी आई हुई थी उसकी है। ये एडुटेरिया पब्लिकेशन का है। इसमें जानते ही होंगे टोटल 150 क्वेश्चन का पूछा जाता है और 150 पर क्वेश्चन जो है 4 नंबर का रहता है। यदि आप गलत करते हैं तो -1 नंबर कटता है। 2 घंटा 15 मिनट का ये एग्जाम होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 देखने से पहले इसे पहले 3 सेट अपलोड कर चुके हैं। यदि आप वो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है। ये सेट देख के उसको भी आप देख के अपना तैयारी अच्छा कर सकते हैं। हम आपको गारंटी देते हैं कि आप टोटल यदि क्वेश्चन देखते हैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीख के ही जाइएगा आप। तो आइए देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की? तो सम्राट जो है शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब अंग्रेजों को जो है बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का जो दीवानी है कब दिया था? तो ये आपका दिया था 12 अगस्त 1765 को। क्योंकि बक्सर का युद्ध का परिणाम आ चुका था। बक्सर के युद्ध में जो है मुगल सम्राट हार चुके थे, जिसके जिसके कारण बंगाल, बिहार और उड़ीसा का दीवानी जो है अंग्रेज को देना पड़ा था बक्सर युद्ध के संधि के पश्चात में। तो कब दिया था? 12 अगस्त 1765 को। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। निम्नलिखित में से किसे भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार जो है ये क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है। क्रिस्टोदास पाल, क्योंकि 1861 ईस्वी में भारत का सबसे पहला समाचार पत्र हिंदू पेट्रियट जो है लिखा था इन्हीं के द्वारा, क्रिस्टोदास पाल के द्वारा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस राज्य का विलय हुआ? तो 4 दिया हुआ है। सबसे विलय जो है किसका हुआ था? सबसे पहले सतारा का जो है विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो पहली पहली बात याद रखिएगा, लॉर्ड डलहौजी जो है हड़प नीति लाई थी और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही सबसे पहले सतारा को जो है हड़प नीति के अंतर्गत पहला राज्य को हड़पा गया था 1848 ईस्वी में। और बाकी ऑप्शन के साथ जाते हैं तो अवध को जो है कुशासन का आरोप लगा के 1856 में अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया था। झांसी को 1853 में, जैतपुर और संबलपुर को 1849 ईस्वी में। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रख सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर अब 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पुस्तक ए नेशन इन मेकिंग किसने लिखी? तो एक पुस्तक है ए नेशन इन मेकिंग, पुस्तक के लेखक जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी हैं। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया, ए नेशन इन मेकिंग। और इन्हीं के द्वारा द बंगाली समाचार पत्र भी जो है प्रकाशित किया गया था। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, किस आंदोलन से पूर्व गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये चीज गांधी जी ने कहा था। क्योंकि गांधी जी 11 सूत्री मांग जो है इरविन के सामने रखा और सभी मांगों को जो स्वीकार कर लिया गया इरविन के द्वारा, जिसके कारण यह आंदोलन चलाया गया। उसका गांधी जी ने कहा था मैंने रोटी मांगी थी बदले में मुझे पत्थर मिला। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, जियातरंग आंदोलन का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो जियातरंग आंदोलन का प्रारंभ जो है मणिपुर में हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि जिस टाइम गांधी जी सविनय अवज्ञा चला चला रहे थे उसी टाइम मणिपुर में जो है यदुनाग ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो है नेतृत्व किया था मणिपुर में जियातरंग आंदोलन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मुसलमानों में शिक्षा प्रसार के लिए बिहार के किस जिले में 1872 ईस्वी में साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया? तो किस जिले में किया गया था साइंटिफिक सोसाइटी का गठन? तो मुजफ्फरपुर में किया गया था 1872 ईस्वी में। किसके द्वारा? तो इमाद अली खां के द्वारा जो है साइंटिफिक सोसाइटी का गठन किया गया था मुसलमानों की शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, पटना युवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो पटना युवक संघ की स्थापना जो है 1927 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हुमायूं द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में सबसे बाद में कौन सा युद्ध लड़ा गया? तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा सकता है, किस युद्ध जो है के द्वारा हुमायूं फिर से मुगल सम्राट बने? तो ये सरहिंद का युद्ध है। सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था। देखिए ये सभी युद्ध जो है हुमायूं के द्वारा ही लड़ा गया था। देखिए चौसा का युद्ध और कन्नौज के युद्ध में जो है हुमायूं को हार मिली थी शेरशाह सूरी के लिए। शेरशाह सूरी ने हराया था। हुमायूं चौसा का युद्ध जो है 1539 ईस्वी में और कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुआ था।
उसके बाद देवरा का युद्ध जो है 1531 ईस्वी में अफगानों के खिलाफ हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देख ली। आइए क्वेश्चन नंबर अब 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है कि आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? तो आदि ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन जो है यह गुरु अर्जुन देव ने किया था। गुरु अर्जुन देव जो है सिख के 5वें गुरु थे। 11 नंबर देखिए, निम्न में से किस हड़प्पाई स्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? तो किस हड़प्पाकालीन से जो है उन्नत जल प्रबंधन साक्ष्य प्राप्त हुआ? तो धोलावीरा से। याद रखिएगा, धोलावीरा से। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था? तो भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को विंसेंट स्मिथ ने कहा था। विंसेंट स्मिथ के द्वारा एक किताब लिखा गया था, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसी में जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था, क्योंकि इन्होंने उत्तर भारत और दक्षिण भारत को काफ़ी क्षेत्र को जीता था, जिसके कारण समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। पुस्तक याद रखिएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो बौद्ध धर्म के बारे में है, तो सबसे पहले असत्य पूछा जाए तो असत्य हम बता देते हैं। असत्य जो है ऑप्शन नंबर डी है कि बौद्ध धर्म में संघ की सदस्यता राजा के सेवक, चोर, दास एवं रोगी व्यक्तियों को भी प्रदान की जाती थी। नहीं, चोर, दास और रोगी व्यक्ति को नहीं दिया दिया जाता था बौद्ध धर्म में। बौद्ध धर्म मतलब स्वीकार करने के लिए। बाकी ये ऑप्शन सही है, तो देख लेते हैं। बौद्ध धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, सही है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता, ये भी सही है। बौद्ध धर्म में संघ में प्रस्ताव के पाठ को अनुशासन कहा जाता था, सही है। तो तीनों सही है, गलत आपका ऑप्शन नंबर डी था। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, संविधान सभा की अंतिम बैठक निम्न में से कब हुई? तो संविधान सभा की अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रपति को जो है बनाया गया था, राजेंद्र प्रसाद को। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, लोकसभा में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, याद रखिएगा ये। लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति मतलब कि एससी और अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किया गया है? टोटल एससी और एसटी के लिए कितना सीटें आरक्षित किया गया है? कहाँ पे? लोकसभा में। तो टोटल 131 सीट को आरक्षित किया गया है। वही याद करिएगा, अलग अलग याद करिए रखिएगा। एससी के लिए 84 सीट और एसटी के लिए जो है 47 सीट, इन दोनों को जोड़िएगा टोटल 131 होता है। देखिए 16 नंबर, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस निजी क्षेत्र के अंतर्गत एनपीएस से जुड़ने की अधिकतम आयु निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अधिकतम आयु जो है 65 वर्ष कर दी गई थी, पहले 60 वर्ष थी। 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पंचशील का सिद्धांत नहीं है? पहले याद रखिएगा, पंचशील का जो सिद्धांत है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच में हुआ था 29 अप्रैल 1954 को, 5 साल के लिए हुआ था, जिसमें जो है पूछा जा रहा कौन सा सिद्धांत नहीं था? तो पहले नहीं बता, तो ऑप्शन नंबर सी नहीं था, जो है नाभिकीय निवारण यानी परमाणु प्रतिरोध, ये नहीं था। 5 जो है समझौता हुआ था, याद रखिएगा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एक दूसरे देश के लिए, क्षेत्रीय अखंडता के लिए पारस्परिक सम्मान करना, एक दूसरे का मतलब क्षेत्रीय अखंडता में जो है सम्मान करना। तीसरा है आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप, और चौथा है एक दूसरे पर आक्रमण न करना, और पांचवा है एक दूसरे का सहयोग करना। ये 5 समझौता पंचशील समझौता में हुआ था भारत और चीन के बीच में 29 अप्रैल 1954 को, ध्यान में रखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। संविधान सभा के उपाध्यक्ष जो है एस सी मुखर्जी थे। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा जो है, इसको बिहार का आधुनिक पिता भी कहा जाता है या जनक भी कहा जाता है। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा को जो है ये संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में सदस्यों को अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार किस अधिनियम के माध्यम से मिला है? तो अनुपूरक प्रश्न पूछने का जो है जो है ये आपको मिला है भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत। उस टाइम जो भारत के वायसराय जो थे लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। देखिए भारत शासन अधिनियम 1935 में आया था, उस टाइम वायसराय लॉर्ड वेलिंगटन थे। भारत शासन अधिनियम 1919 में जो है वायसराय चेम्सफोर्ड थे। और भारत परिषद अधिनियम 1892 में जो है वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे।
तो आप इसे भी ध्यान में ज़रूर रखिएगा ईस्वी के हिसाब से। देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए 20 नंबर है, संसद सदस्यों की निहरता या अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय लेता है। तो संसद की निहरता और अयोग्यता का जो है कौन निर्णय लेता है, तो भारतीय निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति लेते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र स्थापित किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र जो है ओस्लो में स्थापित किया गया है, जो नॉर्वे में है। 22 नंबर देखिए, भारतीय मानक समय की यमोत्तर नहीं गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा जो है किस राज्य से नहीं गुजरती है, 4 ऑप्शन दिया है। तो महाराष्ट्र से जो है होके नहीं गुजरती है। बाकी याद रखिएगा, ये उत्तर प्रदेश की एक नैनी जगह है, वहाँ से प्रवेश करती है भारत में और 5 राज्य से गुजरती है। एक उत्तर प्रदेश याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद साढ़े 82 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है भारत मानक समय रेखा कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23, कितना डिग्री आगे है भारत विश्व मानक समय से, 5.5 घंटा। ये भी ध्यान में रखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। 23 नंबर है कि कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। काफ़ी बार बताए हुए हैं कि म्यांमार से सबसे अधिक जो सीमा साझा करती है वो अरुणाचल प्रदेश है। देखिए अरुणाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 20 फरवरी 1987 को मिला था। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का कुछ प्रमुख महोत्सव याद रखिएगा, सोलुंग महोत्सव, ड्री महोत्सव, तोरग्या महोत्सव, ये सभी जो है अरुणाचल प्रदेश का है। उधर जो सेवन सिस्टर में जो है महोत्सव कब राज्य का गठन हुआ, उसको आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, क्योंकि वहाँ से दो तीन क्वेश्चन देखने मिल जाता है हर एक एग्जाम में। देखिए 24 नंबर, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। काफ़ी बार बताए हुए हैं, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है अन्नाईमोडी है। ठीक है, जो केरल में स्थित है। इसकी ऊंचाई जो है 2695 मीटर है। 25 नंबर देखिए, मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य नदी से संबंधित है। तो मंदाकिनी नदी जो है अलकनंदा से संबंधित है, क्योंकि अलकनंदा और मंदाकिनी जो है रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। रुद्रप्रयाग जो आपका उत्तराखंड में है। अब अलकनंदा और मंदाकिनी मंदाकिनी नदी जब मिलती है तो रुद्रप्रयाग में, उसके बाद जो वहाँ से एक धारा बहती है तो उसको गंगा कहा जाता है। 26 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है। तो नर्मदा नदी पे कौन सा जलप्रपात नहीं है, तो भालकुंड जलप्रपात जो है ये आपका नर्मदा नदी पे नहीं है, बल्कि भालकुंड जलप्रपात जो है ये बीना नदी पे है, जिसे भालकुंड जलप्रपात को जो है राहतगढ़ जलप्रपात प्रपात भी कहते हैं। बाकी जो है नर्मदा नदी पे याद रखिएगा, कपिल धारा, दुग्ध धारा, भेड़ा घाट, ये तीनों जलप्रपात जो है आपका नर्मदा नदी पे स्थित है। आइए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 है, कौन सा राज्य समूह भाखड़ नागल परियोजना से जलप्रपात करता है। तो भाखड़ नागर जल परियोजना जो है किस राज्य को मतलब फायदा पहुंचाता है। याद रखिएगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, इन तीनों राज्य को जो है भाखड़ नागल परियोजना से लाभ मिलता है। भाखड़ नागल परियोजना जो है ये आपका सतलज नदी पे है। भाखड़ नागल परियोजना की ऊंचाई की बात करें तो 740 फीट है। यहाँ जो है 1325 मेगावाट की बिजली उत्पन्न की जाती है, बनाई जाती है। भाखड़ नागल परियोजना जो है ये सिंचाई और विद्युत के लिए प्रमुख है। आइए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 नंबर है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। तो आर्थिक उदारीकरण जो शुरू हुआ था ये 1991 ईस्वी में नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे और वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, तो उस टाइम भारत में आर्थिक उदारीकरण हुआ था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, उसका मुख्य उद्देश्य जो था औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ जो है लागू करना। आइए क्वेश्चन नंबर अब 29 देखते हैं। 29 नंबर है कि ये तीन संस्थाएं दिया है, इसका गठन कब किया गया है, उसके अनुसार आपको आरोही क्रम में लिखना है। देखिए CARE की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में, ICRA की स्थापना जो है 1991 ईस्वी में, और CRISIL का स्थापना जो है 1987 ईस्वी में किया गया था। जब इसे करिएगा सबसे पहले 3 नंबर आएगा, तब 2 नंबर, तब 1 नंबर, तो 3 2 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसका फुल फॉर्म जो है थोड़ा सा सर्च करके देख लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। जो सही नहीं है उसको पहले देख लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर डी, तारापोर समिति दिया हुआ है, बैंकों में ग्राहक सेवा,
तो देखिए तारापुर समिति बैंकों में ग्राहक सेवा के लिए नहीं था, बल्कि ये था आपका पूंजीगत खाते में रुपये की परिवर्तनता पर सलाह देने के लिए गठित की गई थी तारापुर समिति का। बाकी सब सही है। देखिए गोस्वामी समिति जो है ये औद्योगिक ऋणता की समस्या का समाधान के लिए बनाया गया था। जानकी रमन समिति जो है शेयर घोटाले की जांच पड़ताल के लिए बनाया गया था। मल्होत्रा समिति जो है बीमा क्षेत्र में सुधार के लिए बनाया गया था, और ये गलत था, इसको भी हम सही करके बता दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, भारत में तृतीय क्षेत्रक मतलब तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर में सम्मिलित नहीं है। पहले तो ध्यान रखिएगा, तृतीय क्षेत्र में जो है सेवा क्षेत्र आता है, इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं पूछा जा रहा है, तो नहीं जो है ऑप्शन नंबर कथन 3 जो है नहीं है। वानिकी और मत्स्यिकी जो है ये आपका तृतीय क्षेत्रक में नहीं आता है, ये आपका द्वितीय क्षेत्रक में आता है। देखिए व्यापार एवं परिवहन, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग, ये सभी जो तृतीय क्षेत्रक में आता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। कौन नहीं पूछा जाए तो ऑप्शन नंबर 3 जो है कथन 3 नहीं है तृतीय क्षेत्र में। देखिए और याद रखिएगा तृतीय क्षेत्रक को जो है सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। देखिए यहाँ में जो है आपका व्यापार एवं परिवहन हो ही गया, परिवर्तन एवं संचार, बैंकिंग और बीमा हो गया, होटल हो गया, सुरक्षा हो गया, शिक्षा और विदेशी क्षेत्र, ये सभी जो है तृतीय क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। देखिए भारत सरकार की राजकोषीय नीति का निम्न में से कौन एक उद्देश्य नहीं है, कौन उद्देश्य नहीं पूछा जा रहा है, कौन सा नीति, राजकोषीय नीति के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राज्यीय व्यापार का नियमन, ये जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता, धन तथा आय का नियोजित वितरण, ये तीनों जो है राजकोषीय नीति के अंतर्गत आता है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। कौन सा खाद्य प्रबंधन के लिए भारत सरकार का खाद्य प्रबंधन जो करता है उनके अनुसार कौन सा एक उद्देश्य नहीं है। नहीं है जो खाद्यान्नों का निर्यात जो है ये नहीं है, बाकी सब है। खाद्यान्नों का वितरण, खाद्यान्नों का खरीद, खाद्यान्नों के बफर स्टॉक का रखरखाव, ये तीनों जो है खाद्य प्रबंधन के अंतर्गत उद्देश्य है। जो नहीं था खाद्यान्नों का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन में सूचकांक को जारी करता है। तो उत्पादन सूचकांक जो जारी करता है ये CSO जारी करता है, CSO, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यालय। आइए 35 नंबर देखते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन-देन कर यानी CTT प्रस्तुत किया गया था? तो किस वर्ष वस्तु लेन-देन किया गया था? तो ये 2013-14 में प्रस्तुत किया गया था। क्वेश्चन नंबर 36 है कि द्रोणाचार्य पुरस्कार जो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में दिया जाता है की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखिएगा द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है जो खेल प्रशिक्षण के लिए में दिया जाता है, जो कोच होते हैं उनको दिया जाता है। इनकी शुरुआत जो है कब हुई थी? इनकी शुरुआत जो 1985 ईस्वी में किया गया था। कुछ पुरस्कार और याद रखिएगा, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है 1961 में किया गया था, और 2024 में जो है अर्जुन पुरस्कार 26 लोगों को दिया गया है। और 2009 में जो है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार का आरंभ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, आकाशदीप पुस्तक के लेखक है, तो आकाशदीप पुस्तक के लेखक जो है जयशंकर प्रसाद है। देखिए कुछ और याद रखिएगा, यशपाल के द्वारा एक पुस्तक लिखा गया झूठा सच, ठीक है। उसके बाद एक पुस्तक है नीरजा, नीरजा पुस्तक जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद याद रखिएगा अनामिका पुस्तक जो है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा ये पुस्तक अनामिका पुस्तक लिखा गया है, तो आप इसे भी ध्यान में रख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। देखिए केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका रुड़की में स्थित है, रुड़की। देखिए पुणे में याद रखिएगा भारतीय मौसम वेधशाला स्थित है। मैसूर में याद रखिएगा केंद्रीय खाद्यान्न प्रौद्योगिकी संस्थान जो है स्थित है। नई दिल्ली में काफ़ी संस्थान स्थित है, तो आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा इस चीज़ को। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष प्रकाशित की हुई थी? तो पहली बात याद रखिएगा भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म जो है आलम आरा है, ये जो है 1931 ईस्वी में प्रकाशित किया गया था। और आलम आरा के निर्माता जो यानी डायरेक्टर जो थे
आदेसर ईरानी थे, आदेसर ईरानी। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, बिहार जाति आधारित गणना 2022 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या कितनी है? तो बिहार में जो जाति सर्वेक्षण हुआ था, उसके अनुसार बिहार में जो कुल जनसंख्या कितनी थी? तो इसके अनुसार जो बिहार में कुल जनसंख्या 13,72,505,310 थी। इसको जाति सर्वेक्षण को जो प्रकाशित किया गया था 2 अक्टूबर 2023 को, तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 हेतु किसे चुना गया? तो 2023 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जो है ये नरगिस मोहम्मदी को चुना गया था, क्योंकि महिला के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम की थी, महिला सुरक्षा को लेके, तो इन्हीं को चुना गया था। एक क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 42, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स जो है प्रतिवर्ष ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, इसको याद रखिएगा, WEF के द्वारा, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत का जो है 2024 में ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में जो भारत का स्थान 129वां रहा था। देखिए 43 नंबर, एकता सैन्य अभ्यास 2023 किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया? तो याद रखिए, एकता सैन्य अभ्यास जो है ये भारत और मालदीव के बीच में जो है लड़ाई मतलब अभ्यास किया गया था। ये मालदीव की नौसेना भारत की नौसेना के बीच में हुआ था। और और एक चीज़ याद रखिएगा, एक्वेरियन अभ्यास, ये भी जो है भारत और मालदीव के बीच में अभ्यास है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में जो है समुद्री शक्ति अभ्यास है। भारत और श्रीलंका के बीच में जो है सिलीनेक्स अभ्यास है। भारत और जापान के बीच में जो है धर्म गार्जियन अभ्यास चलता है। तो आप इसे भी जरूर ध्यान में रखिए, अभ्यास और किस देश के बीच में होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 है कि 44 है, विश्व तंबाकू दिवस 2023। 2023 आप छोड़ दीजिएगा, 2024 याद रखिएगा। पहले से याद रखिएगा, विश्व तंबाकू दिवस जो 31 मई को मनाया जाता है, 31 मई को, ठीक है। और 2024 में इसका थीम था कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम तंबाकू इंडियाज ट्राई इंटरफेरेंस, ठीक है, इसका थीम था इसका 2024 में विश्व तंबाकू दिवस का। देखिए 45 नंबर, और 2023 में इसका थीम था ग्रो फूड नॉट तंबाकू, ठीक है। 2023 में, 2024 का भी बता दिए कब मनाया जाता है, वो भी बता दिए। देखिए 45 नंबर, अर्जुन पुरस्कार 2023 से सम्मानित साक्षी कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो पहले से याद रखिए, अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित है साक्षी कुमारी, इसका संबंध जो है कबड्डी से है, ठीक है। उसके बाद इसमें जो है टोटल 26 प्लेयर को 2024 में दिया गया था अर्जुन पुरस्कार। इसका जो है उद्घोषणा जो है 9 जनवरी 2024 को किया गया था। देखिए 19वां G20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? देखिए 19वां G20 का सम्मेलन जो किया जाएगा ये आपका ब्राज़ील में किया जाएगा। और 18वां G20 जो हुआ था ये भारत में हुआ था। G7 जो हुआ था अभी फिलहाल में 2024 में, ये इटली में हुआ था। नाटो का सम्मेलन 2024 में लिथुआनिया में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब जो है ये आरियाना सबालेंका ने जीता है, जो बेलारूस से थी। और पुरुष जो है 2024 में ये सीनर इटली ने जीता है। देखिए 48 नंबर, मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? तो मुख्यमंत्री शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत जो है ये आपका उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी ब्रिक्स का नया सदस्य कौन बना है? तो ब्रिक्स का नया सदस्य जो है मिस्र बना है। ब्रिक्स का जो है मुख्यालय शंघाई में है। क्वेश्चन नंबर 50, NVS-01 उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो ये GSLV F12 के द्वारा जो है इसे प्रक्षेपित किया गया है। 51 नंबर देखिए, बोरेक्स निम्न में से किस धातु का अयस्क है? काफ़ी बार बताए हुए हैं, बोरेक्स जो है ये आपका सोडियम का जो है अयस्क है, सोडियम का। और ये एक याद रखिएगा, चिली साल्टपीटर, ये भी आपका सोडियम का ही अयस्क है। बोरेक्स का फॉर्मूला होता है Na2B4O7 10H2O। आइए 52 नंबर देखते हैं। देखिए 52 नंबर, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गति ऊर्जा के साथ चल रहे हैं। कणों को उनके वेगों के बढ़ते क्रम में सही वैकल्पिक चुनें।
देखिए कणों के वेग में पूछा जा रहा है, वेग में जो है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, सबसे ज़्यादा अल्फा कितने, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, उसके बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा वेगों के अनुसार। यदि वही पूछा जाता है द्रव्यमान के अनुसार, आप आरोही क्रम में लिखिए तो इधर से हो जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कितने, यहाँ वेग के अनुसार पूछा है तो इस तरह से हो जाता है। क्वेश्चन नंबर, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा, वेगों को किस तरह निकाला जाता है, काइनेटिक एनर्जी जब निकालिएगा, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², इसी के अनुसार जो है ये निकाला जाता है। आप इसका मास निकाल के इसे देख सकते हैं निकाल के भी। देखिए 53 नंबर, संयंता का गुण पाया जाता है, संयंता गुण जो है ये द्रव और गैस दोनों में पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद ये जो है ठोस में जो है संयंता का गुण नहीं पाया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। 54 नंबर देखिए, लाल रक्त कण यानी आरबीसी, रेड ब्लड कार्पुल्स जो है का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो रेड ब्लड कार्पुल्स का मतलब आरबीसी का जीवन काल जो है 20 से 120 दिन का होता है, ठीक है। देखिए इसका आरबीसी का निर्माण जो है अस्थि मज्जा में होता है और उसका मृत्यु जो है पीलिया में होता है। टोटल हमारे शरीर में जो है 44 से 45 लाख जो है आरबीसी पाया जाता है mm² में। इसका आरबीसी जो है परिवहन करता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। देखिए 55 नंबर, ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है, तो ऑटो वाहनों में हाइड्रोलिक ब्रेक जो ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। और याद रखिएगा हाइड्रोलिक लिफ्ट में भी जो है ये पास्कल का ही हो सकता है, ब्रेक के स्थान पे हाइड्रोलिक लिफ्ट दे दिया जाए तो उसमें भी पास्कल का सिद्धांत ही कार्य करता है। आइए 56 नंबर देखते हैं। 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि है। याद रखिए अदिश राशि उसको कहते हैं जिसमें सिर्फ परिमाण दिया होता है, दिशा नहीं दिया होता है। तो कौन सा जो है अदिश राशि है, तो द्रव्यमान जो है एक अदिश राशि है। और याद रखिएगा द्रव्यमान, दूरी, आयतन, चाल, विद्युत धारा, कार्य और ऊर्जा, ये सभी जो है अदिश राशि है। सदिश राशि में जिसमें परिमाण और दिशा दोनों चीज दिया हुआ रहता है, देखिए वो आपका हो जाएगा सदिश राशि में संवेग, वेग और कोणीय संवेग, ये सभी जो है सदिश राशि है। देखिए 57 नंबर, निम्न में से किसके कारण पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर जो है ये परिक्रमण के कारण लगाती है, परिक्रमण या वार्षिक गति कह सकते हैं। इसी कारण जो है पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन होता है, दिन और रात की घटना होती है परिक्रमण के कारण। 58 नंबर देखिए, इस अब आविष्कार पूछा जा रहा है, आविष्कार और आविष्कारक के नाम मिलान करने के लिए कहा जा रहा है। देखिए याद रखिएगा, जी मार्कोनी ये आपका रेडियो का आविष्कार है, क्या था, जे एल बर्ड ये आपका टेलीविजन का आविष्कारक है, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ये आपका टेलीफोन के आविष्कारक है, थॉमस अल्वा एडिसन ये आपका ग्रामोफोन का आविष्कारक है। जब इसे मिलान कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस भरा गुब्बारा जो ऊपर उठता है, क्यों उठता है, देखिए ये हवा में केवल गुब्बारा तब ही ऊपर उठता है जब उसका कुल भार विस्थापित वायु के भार से बहुत कम हो। देखिए हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। आइए 60 नंबर देखते हैं। देखिए 60 नंबर है, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस स्थिति में आभासी एवं सीधा बनेगा, तो किसमें पूछा है, अवतल दर्पण में, तो किस स्थिति में जो है वस्तु जो है आभासी एवं सीधा बनेगा, तो ये आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस एवं ध्रुव के मध्य हो तब अवतल दर्पण में जो है प्रतिबिंब आभासी एवं सीधा बनेगा। 61 नंबर है, परिपथ में धारा ज्ञात करें, परिपथ में धारा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो आप अच्छी पढ़े होंगे ओम का नियम, V बराबर आई आर होता है, आई निकालना है तो आई आई बराबर V/R होता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है, रेजिस्टेंस निकालिएगा तो 4/3 होता है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2 भी है, तो इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 1.5 एम्पियर होगा। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। मोमबत्ती में हवा में जलने पर बनने वाला उत्पाद नहीं है, तो मोमबत्ती जो हवा में जलने वाला कौन सा उत्पाद नहीं है, तो नाइट्रोजन जो है नहीं है, मोमबत्ती जब जलती है तो नाइट्रोजन की उत्पत्ति नहीं करती है। बाकी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कालिख के रूप में कार्बन, ये तीनों जो है मोमबत्ती के जलने में उत्पाद करती है। देखिए 63 नंबर, दांतों के एनिमल में कैल्शियम फास्फेट मौजूद होता है जिसका प्रकृति होती है, तो किस नेचर का होता है, दांतों में जो एनिमल में जो है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है, ये आपका क्षारीय प्रकृति की होती है, बेसिक नेचर का होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, तो कौन सा सही है, तो सही जो ऑप्शन नंबर सी है, सामान्यतः
धातुएं तन होती है, ये सही है। जो सामान्यतः जो धातु जो है तन मतलब कि उसको पीट के लंबा किया जा सकता है, धातु वैसी होती है। वहीं और धातु जो है पीटा जाएगा उसको लंबा करने में वो भिंगुर हो जाता है, भंगुर हो जाता है, मतलब टूट जाता है। वो तन्य नहीं है, वो धातु तन्य नहीं है बल्कि धातु सामान्यतः तन है। उसमें सामान्यतः का पूछा जा रहा है तो दो को जो है तन्य नहीं होती है। एक याद रखिएगा, सोडियम, दूसरा पारा, ये दोनों जो है तन्य नहीं है। और सबसे अधिक तन्य जो है धातु वो सोना होती है। 65 नंबर देखिए, कोशिका का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निर्जीव है? तो कोशिका कौन सा भाग जो है निर्जीव होता है? तो रिक्तिका, रिक्तिका भाग जो है ये निर्जीव होता है। ये जो है खाली रहता है अंदर से, जिसके कारण ये रिक्तिका भाग जो कोशिका का ये निर्जीव रहता है। बाकी तारक, केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया ये सभी सजीव है। 66 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा? तो कोशिका द्रव का भाग नहीं माना जाएगा, तो काफ़ी बार बताए हुए हैं, नाभिक को जो है कोशिका द्रव का, न्यूक्लियस को जो है नहीं माना जाता है। बाकी राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सूक्ष्म नलिका जो है ये सभी कोशिका द्रव का भाग है। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जानते हैं, इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्रेब्स नियम आप याद रखिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया से संबंधित है। एटीपी आपको पावर हाउस पावर देता है तोड़ के, ठीक है। 67 नंबर देखिए, धमनी यानी अर्टरी और शिरा यानी वेन में रक्त का पीएच होता है। तो अर्टरी और शिरा में जो है रक्त का पीएच मान जो है शिरा में अधिक होता है और धमनी में कम होता है। पीएच मान शिरा का अधिक होता है, पीएच मान धमनी का कम होता है। आइए 68 नंबर देखते हैं। देखिए 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी वास्तविक रूप से मछली है? तो वास्तविक रूप से कौन सी मछली है? तो समुद्री घोड़ा जो है ये वास्तविक रूप से मछली है, सी हॉर्स। बाकी याद रखिएगा, स्टारफिश, जेलीफिश और डॉगफिश ये सभी आपका मछली प्रजाति नहीं है। 69 नंबर देखिए, जिपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन जो है ये बारबरा मेलिटॉक ने किया था। मेलिटॉक ने, बारबरा मेलिटॉक, जंपिंग जीन का सिद्धांत का प्रतिपादन। देखिए 70 नंबर, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मानव शरीर में पाए जाने वाले तत्व मात्रा अनुसार का सही क्रम करें। तो मानव शरीर में जो है तत्व पाया जाता है उसका सही क्रम दर्शाना है। देखिए मानव शरीर में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। ऑप्शन नंबर एक ही सही आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा मानव शरीर में ऑक्सीजन पाया जाता है 65%। उसके बाद कार्बन पाया जाता है 18%, हाइड्रोजन पाया जाता है 10%, नाइट्रोजन पाया जाता है 3%, कैल्शियम पाया जाता है 1.4% और फास्फोरस पाया जाता है 1.1%। तो इसके अनुसार अवरोही क्रम में दिया गया है। आइए 71 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पादप हार्मोन के संबंध में सही सम्मिलित नहीं है? जो नहीं है पहले उसी को देख लेते हैं। देखिए ऑक्सिन, ऑक्सिन जो है दिया है फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑक्सिन जो है फल पकाने वाला हार्मोन नहीं है। फल पकाने वाला हार्मोन जो है ये एथिलीन है, ठीक है। तो ऑक्सिन जो है ये आपका वृद्धि वर्धक हार्मोन है। देखिए जेबरेलिन्स ये जो आपका बोने पौधे की लंबाई में वृद्धि करने वाला हार्मोन है। साइटोकाइनिन ये आपका कोशिका विभाजन वाला हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड ये वृद्धि रोधक हार्मोन है। ये 72 नंबर, देखिए रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। तो रासायनिक परिवर्तन में कौन शामिल है? चार ऑप्शन दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण या ऊर्जा की मुक्ति जो है ये आपका रासायनिक परिवर्तन में शामिल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 73, जंग एक मिश्रण है। जंग एक जो मिश्रण है इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला होता है Fe2O3 और FeOH होल 3। देखिए स्मोक इसका उदाहरण है। तो स्मोक में क्या होता है? स्मोक में जो हवा में बिखरा हुआ धुआं और पानी होता है। 75 नंबर देखिए, इनमें से कौन सा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है? तो विद्युत का सर्वोत्तम चालक जो है ये समुद्री जल है, क्योंकि इसमें लवण पाया जाता है। टोटल 75 क्वेश्चन देख लिए। 75 क्वेश्चन आपको जीके जीएस से रहता है, 75 क्वेश्चन आपका मैथ और रीजनिंग से रहता है। तो मैथ रीजनिंग आप लोग हमेशा तैयारी करते ही होंगे, तो आपको हम जीके का कवर 75 ये करवा दिए। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप लोग कमेंट जरूर करें कैसा लगा वीडियो। नए भी लड़के जो यूट्यूब पे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए, यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।